जिसने कांग्रेस के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोलते हुए अब अपनी नज़र यदि उनके विधायकों पर टिका दी है, तो दूसरी तरफ उसने रतलाम झाबुआ उपचुनाव में जीत के लिए कमर कस ली है। शिवराज पिछले 20 दिन में 3 बार इस क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होकर उनका भरोसा जीतने के लिए सौगातों का पिटारा खोल चुके हैं। इसके साथ ही एजेंडा में हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़। रमन सिंह सरकार की मुसीबतें उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में बढ़ा दी है। एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रतलाम की, जहां भले ही अभी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सीएम शिवराज ने अभी से कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देकर नगरवासियों का दिल जीतने की कोशिश की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के जतारा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते दिनेश अहरवार पर सस्पेंस अब तक और बरकरार है। उन्होंने भले ही बीजेपी में आने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने ही उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी है। साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राज्य सरकार के कमल विहार प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट की फटकार के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत क्या हासिल हुई? शिवराज सिंह चौहान पूरे फॉर्म में आ गए हैं, जो अब जनता के बीच जा रहे हैं। मैहर में कांग्रेस विधायक को बीजेपी के पाले में लाने के बाद शिवराज ने एक बार फिर रतलाम का रुख किया है, जहां लोकसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, और इसका फायदा उठाते हुए सौगात देने का सिलसिला उन्होंने बदस्तूर जारी रखा है। 2 अगस्त को झाबुआ दौरा, 12 अगस्त को अलीराजपुर दौरा और 19 अगस्त को रतलाम दौरा। अगस्त महीने में ही ताबड़तोड़ 3 दौरे कर डाले सीएम शिवराज ने। संसदीय सीट केवल एक है, रतलाम लोकसभा, लेकिन चुनौती बड़ी है। बीजेपी के लिए केवल उपचुनाव ही अहम नहीं, बल्कि अहम ये भी है कि कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के ही दिग्गज को मात देनी है। मोदी लहर थी उस वक्त जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया को हराया था, लेकिन तब की बात और थी। अब शिवराज के दम पर चुनाव जीतना है, तो सीएम खुद पहुंचे रतलाम और करोड़ों की सौगात दे दी। आज मैं जो भूमि पूजन और घोषणाएं जो मैं स्वीकृत कर रहा हूं, वो करूंगा तो ये कितने की है पता है? 1014 करोड़ 12 लाख रुपए की आज मैं करने वाला हूं। चुनाव अहम है। कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है चुनाव जीतने में, और उसे भरोसा भी है जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। 41 घोषणाएं उन्होंने की थी रतलाम और झाबुआ क्षेत्र के लिए। आज तक उसमें से एक भी उनकी घोषणा पूरी नहीं हुई है, और अब नई घोषणाएं और करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जनता को केवल धोखा देने की काम करते हैं मुख्यमंत्री, भ्रमित करने की बात करते हैं। वास्तविकता के धरातल पे उनका कोई काम कहीं भी दिखता नहीं है। कांग्रेस का गढ़ रही रतलाम झाबुआ सीट पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए चुनौती कम नहीं है। बीजेपी को शिवराज पर पूरा भरोसा है, तो कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को उपचुनाव में जीतकर एक बार फिर मुख्य धारा में आने का सुनहरा मौका है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक्सप्रेस एजेंडा में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही भोपाल से जुड़ रहे हैं इस खबर में हमारे सहयोगी एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडोतिया जी। सुधीर जी, 20 दिन में तीसरी बार शिवराज रतलाम पहुंचे हैं। जिस तरह से मैहर में नारायण त्रिपाठी को वो कांग्रेस से निकाल करके बीजेपी के पाले में ले आए हैं, क्या झाबुआ पर भी कोई ऐसी सुगबुगाहट है? और बीजेपी की जो रणनीति है उसके काउंटर के लिए कांग्रेस क्या सोच रही है? बिल्कुल, की बात करें तो रतलाम उपचुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें न केवल प्रदेश बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बल्कि कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताक है वो भी ताक पर लगी हुई है। सीधे तौर पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैनपुरी अगर लोकसभा छोड़ दिया जाए, क्योंकि तात्कालिक दिनों में वो चुनाव हुआ था, ऐसे में उतना असर नहीं था। मुलायम सिंह की ये सीट थी जिस पर उनके पोते जी दिखाए थे। ऐसे में ये पहले ही अग्नि परीक्षा मोदी के नेतृत्व की होगी पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा का ये चुनाव जो है वो काफी मायने रखता है। और एक कहने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस गंभीरता को अच्छी तरीके
तरीके से जानते हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सीट को गंवाती है तो न केवल मध्य प्रदेश सरकार के सामने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने जनता के सामने बीजेपी और सरकार को जवाब देना होगा, बल्कि तो पार्टी के आला कमान या फिर कहना चाहिए केंद्र के जो नेतृत्व है उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से सफाई और जवाब भी दिया जाना है। तो ऐसे में इस सीट को काफी गंभीरता से बीजेपी ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 20 दिन में 3 दौरे इस बात को साबित करते हैं कि हजारों करोड़ की योजनाएं जो है उनकी घोषणा वहां पर की गई है, हजारों करोड़ के काम कराने का वादा वहां पर किया गया है। ऐसे में जनता को रिझाने की कोई भी कोर कसर जो है वो ना तो प्रदेश सरकार छोड़ना चाहती, ना ही बीजेपी छोड़ना चाहती। चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसे में समय जितना भी है उस पूरे समय में कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है कुल मिलाकर। सुधीर हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। प्रवीण जी, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, उनके पास क्या विकल्प है, क्या रणनीति होगी जो जिस तरह से बीजेपी की जो लगातार जीत का सिलसिला इसको रोक पाए? राकेश जी, अगर 20 दिन में मुख्यमंत्री जी 3 बार गए हैं तो कांग्रेस भी लगातार वहाँ पे, जैसे ही उनका निधन हुआ था भुरिया जी का, दिलीप सिंह भुरिया जी का, उसके तत्काल बाद से कांतिलाल भुरिया सामने आने लगे थे। अभी जब बाढ़ आई तो लगातार वो सक्रिय रहे। रतलाम क्योंकि कांग्रेस और भुरिया जी, कांतिलाल भुरिया के लिए सबसे कमजोर इलाका रहा है रतलाम। सबसे बड़ी उनको जो अंतर था वोट का, वो रतलाम में लगभग 56,000 वोटों से उनको अंतर आया था, कमी थी उनके वोटों में। तो वो लगातार रतलाम पे ध्यान दे रहे हैं। झाबुआ क्योंकि उनका गढ़ है, माना जाता है कि कांतिलाल भुरिया वहाँ के एक स्थापित नेता हैं लगातार, तो वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन दिलीप सिंह भुरिया ने पिछला चुनाव मोदी की लहर में 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीता था, और इसके पहले जब कांतिलाल जीते थे तो वो करीब 60,000 से जीते थे। तो उस जीत के अंतर को ही नहीं बढ़ाया था बीजेपी ने, बल्कि एक तरह से एक नई शुरुआत की थी तो कांग्रेस के गढ़ में। लेकिन अब जब मोदी लहर थम चुकी है एक तरह से, लेकिन मोदी का जादू देश विदेश में लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, ऐसे में झाबुआ और रतलाम तक क्या मोदी और राहुल गांधी के जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा, या स्थानीय मुद्दों पर ही सब कुछ होगा? देखिए, उपचुनाव का मामला है, उपचुनाव है इसमें, और सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी हैं यहाँ पे भी, और मुझे लगता है कि मोदी से ज़्यादा असर इस उपचुनाव में शिवराज जी का होगा। यही वजह है कि शिवराज जी लगातार वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस के पास आज की डेट में भी जो है शिवराज जी के टक्कर का कोई चेहरा नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा उनको, और उसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और कांतिलाल भुरिया चूँकि आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बड़े नेता जो माने जाते हैं कांतिलाल भुरिया लगातार, और उनका असर भी पूरे प्रदेश में देखा जाता है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में उनका इस्तेमाल करती है। अगर वो सीट हार रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक होगा, इसलिए कांग्रेस लगी है प्रयास में, तो जुटी हुई है। उसके प्रयास होंगे। सुधीर जी, कांग्रेस की रणनीति को जिस तरह से बता रहे कि कांतिलाल भुरिया वहां सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में चर्चा आती है कि बीजेपी ने सारे विकल्प खोल रखे हैं। अब जब कांतिलाल वहां से सक्रिय हो चुके हैं, सक्रिय जनता के बीच में जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही कि उनके ही नाम का ऐलान कांग्रेस करेगी, क्या इस विकल्प पर बीजेपी विचार कर रही है कि कांतिलाल को बीजेपी में लाया जाए? राकेश जी, जो मैच अटकलें हैं, जो शुरुआती तौर में अटकलें सामने निकल कर आई थी, कुछ कांतिलाल भुरिया से हमारी बात हुई थी, उन्होंने सिरे से खारिज किया था, क्योंकि कांतिलाल भुरिया मध्य प्रदेश के अंदर वो शख्स है जो कि मोदी लहर के अंदर सबसे कम अंतर वोटों से हारे थे। अगर कांतिलाल भुरिया पिछला चुनाव दिलीप सिंह भुरिया से 60,000 वोटों से जीते थे, पर उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। यूपीए 2 का वो टाइम था, कांतिलाल भुरिया मंत्री उसके बाद में बनाए गए थे। ऐसे में जनता की जो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी नाराजगी के चलते वोट बैंक जरूर कम हुआ होगा, पर लेकिन उसके बाद में कांतिलाल भुरिया लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। और कांतिलाल भुरिया की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर रतलाम झाबुआ सीट के अंदर कांतिलाल भुरिया तो ना तो राहुल गांधी की दरकरार है, ना ही दिग्विजय सिंह की दरकरार है, क्योंकि उनका खुद का प्रभाव, उनका खुद का नाम इतना काफी है कि प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें कोई दूसरा दिग्गज आदिवासी नेता कम से कम उस इलाके में उनके मुकाबले में नहीं ठहरता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आमतौर पर इस बार जो चुनाव होगा, बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, उनकी पुत्री होंगी या कौन होगा, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में वहां बीजेपी होगी, तो कांग्रेस की जगह एक तरह से उनका जो चेहरा है कांतिलाल भुरिया, वो चुनाव लड़ रहे होंगे, कांग्रेस पीछे छूट रही होगी। बिल्कुल राकेश जी, देखिए चुनाव कांतिलाल भुरिया का है, लगातार सक्रिय कांतिलाल भुरिया रहे हैं, और सारे कांग्रेस से कम उस इलाके में कांतिलाल भुरिया हमेशा से आ भी रहे हैं। कांग्रेस के भले ही वो नेता रहे हों, पर लेकिन आदिवासियों के सम्मान नेता उस इलाके में माने जाते हैं कांतिलाल भुरिया, और यही कारण है कि उनके विकल्प के लिए दिलीप सिंह भुरिया को कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में लाया गया था। दिलीप सिंह भुरिया ने अच्छा लंबा इतिहास है दोनों भुरिया के बीच में। प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या कांग्रेस की गुटबाजी कहीं दिक्कत तो नहीं कर देगी कांतिलाल भुरिया के लिए? गुटबाजी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना भुगत चुकी है कांग्रेस उसके बाद भी गुटबाजी दिखाती है, क्योंकि उनके तो आदत में शायद आ चुका है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही दिलीप सिंह भुरिया जी के निधन के बाद पूरी कांग्रेस वहाँ इकट्ठी हो गई थी,
मोहन प्रकाश के जी भी वहाँ शामिल थे, कांतिलाल भूरिया थे, और आदिवासी क्षेत्र के सारे नेता एक हो गए थे और आदिवासियों के सेहत को गंदे पानी के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन वहाँ अभी पिछले दिनों हो चुका है। देखिए, चुनाव दूर है, उपचुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ, पड़ला किसका भारी है? देखिए, अभी तक भाजपा के सामने कोई चेहरा नजर नहीं आया कि कौन वहाँ कैंडिडेट। भाजपा का चेहरा तो शिवराज है, सब कुछ शिवराज जी स्टार प्रचारक हैं, पालनहार हैं और खिवैया हैं वहाँ क्षेत्र में। वो तो हमेशा कहते हैं एक टिकट से, एक वोट से आप 2 लोगों को जिताएंगे, शिवराज की जिताएंगे और अपने खुद को चुनाव जिताएंगे। निश्चित रूप से घोटा तो वही है, लेकिन उसके पीछे का चेहरा कौन होगा ये भी आना बाकी है। और जहाँ तक निर्मला भूरिया का नाम भी आ रहा है वहाँ से, और अलीराजपुर के विधायक का भी नाम आ रहा है, लेकिन फाइनल कैंडिडेट कौन होगा इस पे डिपेंड करेगा कि कांतिलाल भूरिया की जो थर्ड पार्टी का उनके पास नेता कौन होगा। चलिए सुधीर दंडोतिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। शिवराज बखूबी जानते हैं कि लगातार जीत के बावजूद झाबुआ रतलाम उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां कांग्रेस के गढ़ में मोदी की लहर में बीजेपी ने भले ही 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में वो कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लिए उम्मीदवार का चयन मायने रखता है, क्योंकि यदि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरते हैं तो उनके कद का नेता फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। वह बात और है कि चुनाव अभी दूर है और पत्ते उस बीजेपी ने भी नहीं खोले हैं जिसकी नजर यदि कांतिलाल पर टिकी हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे विधायक दिनेश अहिरवार पर क्यों है सस्पेंस बरकरार। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई शिवराज का जनता से बढ़ते संवाद की। उधर कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने की जुगाड़ में रहे कांग्रेस विधायक दिनेश अहिरवार से बीजेपी नेताओं का मोह भंग होने लगा है। दिनेश अहिरवार की विधायिका कभी भी दल बदल कानून की तलवार लटक सकती है। यदि बीजेपी ने दिनेश में दिलचस्पी लेना बंद कर दी तो सबकी नजर विधानसभा सचिवालय पर आकर टिक गई है। आखिर उसका रुख क्या होगा? संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और दिनेश अहिरवार तीनों ने ही कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और शिवराज की लहर के बावजूद जीते भी थे। लेकिन परिस्थितियां बदली तो कांग्रेस के तीनों योद्धा बीजेपी में शामिल हो गए। पहले विजय राघवगढ़ में उपचुनाव हुए, बीजेपी ने संजय पाठक को ही टिकट दी और वो चुनाव जीत गए। मैहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते नारायण त्रिपाठी पर लंबे समय तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन आखिरकार सीएम के सामने मंच से बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उपचुनाव में टिकट भी पक्का है, लेकिन अब तक जतारा विधायक पर सस्पेंस बरकरार है। दिनेश अहिरवार ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने का ऐलान किया था, लेकिन अहिरवार से बीजेपी नेताओं की दूरी देखकर यही लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य संकट में है। नौबत यहाँ तक है कि बीजेपी दिनेश अहिरवार की स्थिति बताना तक मुनासिब नहीं समझती। बड़े गंभीरता से पार्टी के जो निर्णय हो रहे हैं और उनका आज परिणाम है कि सत्ता और संगठन का जो जोड़ी है, समन्वय है, उसका परिणाम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी वहां के जननेता है। कल की ये विराट सभा से ये भी साबित हो गया। लेकिन बरसते पानी में मुख्यमंत्री को देखने और सुनने जो जनसैलाब उमड़ा है, वह हमारे मुख्यमंत्री को इस प्रदेश की जनता कितना प्यार करती है
ये उसका पैमाना है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अब कांग्रेस भी दिनेश अहिरवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। कांग्रेस तो विधानसभा में दल बदल कानून के तहत उनकी विधायकी ही रद्द करने की मांग कर चुकी है। निश्चित रूप से ये राजनीति के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। निश्चित रूप से जिस दिन वो पार्टी की विप के खिलाफ जाएंगे उस दिन वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे वाली कहावत इस वक्त विधायक दिनेश अहिरवार पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अहिरवार का राजनीतिक करियर मझदार में फंसता नजर आ रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं सुधीर दंडोतिया जी। सुधीर जी, संजय पाठक दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और अब मंत्री पद की दौड़ में हैं। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। नजर रहेगी कि वह उपचुनाव कब होता है। जो मामला दिनेश अहिरवार का है, ये कितना गंभीर है? राकेश जी, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो संजय पाठक और नारायण त्रिपाठी ये वो नाम थे जो कहीं ना कहीं लोकसभा में टिकट न मिलने से नाराज थे। संजय पाठक यहाँ पर खुद के लिए टिकट चाहते थे, खजुराहो से जहाँ राजा पटरिया को टिकट दिया गया था। वैसे सतना की अगर बात करें तो कांग्रेस से नारायण त्रिपाठी दावेदारी कर रहे थे, पर लेकिन अजय सिंह राहुल को टिकट मिल गया था और उसके बाद में नाराजगी बढ़कर आई थी। दिनेश अहिरवार वो नाम था जो कि एक काफी चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि इससे पहले दिनेश अहिरवार हरिशंकर कटिक जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनको हरा कर आए थे। ऐसे में कांग्रेस के अंदर उनका भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल था। टिकट बंटवारे को लेकर ज्यादा कुछ नाराजगी नहीं थी, पर लेकिन माना जा रहा था कि बीजेपी के चूंकि बड़े दिग्गज नेता वहां से खड़े हुए थे, ऐसे में उनको समर्थन की हासिल बीजेपी को चाहिए था और यही कारण था कि उनको बीजेपी में शामिल किया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माला पहनकर उनका बीजेपी परिवार इनकी वो तकनीकी पेच क्या है जो इनकी सदस्यता के ऊपर खतरा मंडराने लगा है? राकेश जी, देखिए, बिल्कुल बात करें तो स्थानीय नेताओं से पटरी दिनेश अहिरवार की बिल्कुल नहीं बच पा रही और यही कारण था कि दिनेश अहिरवार को स्थानीय नेता बिल्कुल नहीं बचा पा रहे। हरिशंकर कटिक वो नेता हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के करीबी थे और उस समय मुख्यमंत्री से काफी ज्यादा नजदीकियां थी और राज्य मंत्री रहते हुए उनके पास में काफी ज्यादा पावर थी। ऐसे में खुद हरिशंकर कटिक हो या फिर स्थानीय स्तर पर दूसरे नेता वीरेंद्र कुमार की बात करें जो कि वहां से सांसद जीत कर आए हैं, पर लेकिन ये नेता नहीं चाहते कि दिनेश अहिरवार भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हो, पर लेकिन उनको द्वारा मौका वहां से दिया जाए। हरिशंकर कटिक खुद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और यही कारण है कि तमाम नेताओं के विरोध के चलते बीजेपी दिनेश अहिरवार के ऊपर अब तक पूरी तरीके से फैसला नहीं कर पाई है कि उनको इस्तीफा दिलवाया जाए। पार्टी में भले ही वो शामिल हो गए हो, विधानसभा के अंदर उनका पेश फंसा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि दल बदल कानून की जो शिकायत कांग्रेस ने की है उससे वो कब तक बचे रह पाते हैं। चलिए प्रवीण जी, आप क्या सोचते हैं, विधानसभा सचिवालय पर अब नजरें केंद्रित होना लाजमी है? देखिए, अब जो एक्शन लेना है वो तो सचिवालय को ही लेना है, विधानसभा को ही लेना है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस या भाजपा दोनों को एक साबित करना पड़ेगा कि ये अहिरवार हमारी पार्टी में नहीं है। और कांग्रेस की मुसीबत जो ये तकनीकी मामला है, बीजेपी के मंच पर साथ बीजेपी कार्यालय में नजर आए, उसके बाद में कांग्रेस ने लिखकर भी दे दिया है, अब क्या है? देखिए, कांग्रेस सीधे तौर पे अपना नुकसान नहीं करेगी। अगर वो सीधे लिख के दे देती है कि ये भाजपा इनको हमने हटा दिया अहिरवार को, तो यानी कि सदन में उसकी सदस्यता बच जाएगी। सदन में कांग्रेस का एक विधायक और कम हो गया और दूसरी बात उसकी सदस्यता बच जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ऐसा हो और उसके लिए बेहतर है कि उपचुनाव करवा लें। इसलिए पूरा मामला अटका हुआ है अब, क्योंकि उनकी सदस्यता कहीं ये प्रमाण नहीं है इनके पास और सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि ये भाजपा में चलेगा, भाजपा उनको ये मना करे कि हमारे आए नहीं है। तो कुल मिला के मामला लटका हुआ और ऐसे ही लटका रहेगा। अभी में लगता नहीं। कांग्रेस का मोह भंग हो चुका था दिनेश से, ये तो समझ में आती है। बीजेपी नेताओं ने अब दूरी बढ़ाना क्यों शुरू कर दी है? राकेश जी, देखिए, स्थानीय स्तर पर नेताओं का विरोध तो था ही, पर लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद में ये बातें भी सामने निकल आई कि दिनेश अहिरवार कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के टच में और जो उनकी नाराजगी थी शायद कुछ हद तक दूर कर ली गई थी। तो लेकिन उससे पहले बात करें तो दल बदल कानून के तहत उनकी शिकायत की जा चुकी थी, कई ऐसे सबूत कांग्रेस। सुधीर, आज जब आप प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान से मिले तो उनका रुख क्या था? जिस तरह से नारायण त्रिपाठी को तो वो जननेता बता रहे हैं कि शिवराज के मंच के सामने उन्होंने भीड़ जुटाई थी, लेकिन दिनेश अहिरवार को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष की सोच क्या है? बिल्कुल राकेश जी, देखिए, हमने उनसे पूरी बात की थी। जो बाइट हमने सुनाई है नंद कुमार सिंह चौहान की, उसके आगे अगर पूरा मामला सुनते तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सीधे तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था कि
दिनेश अहरवार की स्थिति फिलहाल क्या है इस बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकते और ना इस बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दूरी बनाकर पूरी तरीके से चलना चाह रहे हैं। अगर उपचुनाव मैहर में हो सकता है तो जतारा में उपचुनाव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेम स्थिति नारायण त्रिपाठी वाली दिनेश अहरवार के साथ भी बनी हुई है। कभी भी दल बदल कानून के तहत उनके ऊपर गाज गिर सकती थी और यही कारण था कि नारायण त्रिपाठी लगातार बीजेपी के नेताओं के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। दिनेश अहरवार कितना प्रेशर बनाने में कामयाब हुए हैं, शायद यही कारण है कि उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए जितना कि नारायण त्रिपाठी हुए। और वैसे में बीजेपी के तमाम नेता चलिए सुनील जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, समय अभाव है। प्रवीण जी, छोटा सा कमेंट। संजय पाठक जरूरी हो गए थे बीजेपी के लिए, उनका मोह भंग भी कांग्रेस हो चुका था। मैहर के जो मामला है नारायण त्रिपाठी का, इनकी बड़ी भूमिका रही, जो अजय सिंह चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं मैहर से जो लीड मिलना चाहिए थी कांग्रेस को नहीं मिली थी, लेकिन इनके लिए दिनेश तो उपयोगी अब नहीं लग रहे। बाकी जी सीधी बात है, यहाँ दिख रही है बात जरूरत की, क्योंकि विंध्य सबसे कांग्रेस के सबसे अधिक विधायक विंध्य से जीत के आए थे। एक उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ कमजोर करना है कांग्रेस को, तो एक विधायक लेना जरूरी था। और भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है, कांग्रेस को सन्नपात में लेके आ गए। और चूंकि आप देखें उपचुनाव भी एक जीत चुके हैं वहाँ से, तो ये, और जबकि दूसरी ओर बुंदेलखंड में बात करें तो भाजपा के पास हो रही है, भाजपा के पास बुंदेलखंड में व्यापक लोग हैं, पर्याप्त संख्या में, और अच्छे नेता हैं। उनको दिनेश अहरवार की जरूरत नहीं है। उनके हाल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केवल चुनावी समीकरण था, वो निपटा लिया। सुधीर दंडोतिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगर निगम को कांग्रेस मुक्त करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने और अलग थलग करने के लिए सारे विकल्प खोल दिए हैं, जिसमें विधायकों की घेराबंदी और जरूरत पड़ने पर उनके लिए पार्टी के दरवाजे खोल देना भी शामिल है। नारायण त्रिपाठी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि विधायक दिनेश अहरवार को भी लिखकर कोई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, लेकिन लगता है बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। वह बात और है कि गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में पहले ही आ चुकी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे रायपुर के कमल विहार प्रोजेक्ट का कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। जिसकी तलाश में खाक खान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई विधायक दिनेश अहरवार पर बने सस्पेंस की। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां रायपुर के कमल विहार प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट की फटकार के बाद अब सियासत तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर संगीन आरोप लगाए, तो उसने सड़क पर आकर आरडीए दफ्तर के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कमल का फूल बेशक छत्तीसगढ़ में तीसरी बार खिला हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का कमल विहार प्रोजेक्ट पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट की फटकार तो कभी कांग्रेस की आलोचना। कमल विहार को लेकर सरकार हर दिन नई मुसीबत मोल ले रही है। बुधवार को कांग्रेस ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सरकार की फजीहत की, उससे तो यही लगता है कि किसानों से कमल विहार के मुद्दे को अब कांग्रेस ने टेक ओवर कर लिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने तो कमल विहार प्रोजेक्ट को लूट प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया। आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम किया है, दूसरे विभाग के अधिकारों का आपने
अपने में समाहित कर लिया, क्षेत्राधिकार से बाहर जाके आपने काम किया है। अवैध प्लाटिंग करने वालों को हटाने के नाम पर आरडीए द्वारा की गई प्लाटिंग अवैध है। कमल विहार अल्ट्रा वायरस है। कमल विहार गैर कानूनी है, अवैधानिक है। एक तरफ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साध रही थी, तो दूसरी ओर कार्यकर्ता सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेसियों ने दिलचस्प अंदाज में नगाड़ा पीटते हुए प्रदर्शन किया। और लोगों को कमल विहार प्रोजेक्ट में पैसा न लगाने की हिदायत दी। आरडीए की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमल विहार योजना सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरडीए का कोई अधिकार नहीं वहां प्लाटिंग करने का। इन तमाम चीजों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आज मुनादी का आंदोलन हम लोगों ने यहां पर किया है। कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का, और वो इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान है उसका लब्बो-लुआब क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो दरअसल कमल विहार के 2300 एकड़ जमीन में से मात्र 40 एकड़ जमीन के मद्देनजर फैसला सुनाया है। 4 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जिसने पूरे कमल विहार को अपने सवालों में घेर लिया है। सबसे खास बात यह कि आपको आरडीए जो इस पूरे कमल विहार प्रोजेक्ट के तहत प्लॉटिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आरडीए का जो अधिकार क्षेत्र है वो प्लॉटिंग नहीं करवा सकती। इसके अलावा जो पर्यावरण से जो उस पूरे क्षेत्र की अनुमति ली गई थी, वो पर्यावरण के क्षेत्र की अनुमति के लिए भी कई सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा गया। और सबसे हास्यास्पद बात यह है राकेश जी इस पूरे मामले में कि जिसने इस पूरे कमल विहार प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया, जिसने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, चूंकि एक विभाग के में ही एक अधिकारी 2 प्रभार में थे, इसीलिए जो प्रोजेक्ट बनाने वाला था उसी ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी। तो ये एक दिलचस्प पहलू है। शायद ये देश में पहला ऐसा मौका होगा जब प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारी को ही प्रोजेक्ट को पास करने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। कई सारे हैं, 96 पेज के दस्तावेज हैं जिस पर फैसला सुनाया गया है और सीधे तौर पर सरकार के किसी भी नियम कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, उन्हें मतलब आप सत्येंद्र कह रहे हैं कि रमन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जिन्होंने पूंजी निवेश किया है वो क्या सोच रहे हैं? खासतौर से जो 4 किसान हैं उनमें उनकी आपत्ति तो सामने आ गई है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने पूंजी निवेश किया होगा उनके लिए आप क्या विकल्प रखते हैं? देखिए, अगर सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करती है तो हो सकता है जिन जिन मामलों पर आपत्तियां दर्ज की गई है उन आपत्तियों को दूर कर लिया जाए। हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जिन्होंने पैसा लगाया है उनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है, लेकिन मुश्किलें उस सरकार की है जिनको अब नए सिरे से पूरे मामले का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। क्या वाकई में उसका क्रियान्वयन कर पाना संभव हो पाएगा? क्या वाकई में तमाम विभागों से फिर से मंजूरी ले पानी जो है वो संभव हो पाएगी? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी। हमें नहीं लगता कि फिलहाल जिन्होंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। चलिए, उनके लिए कम से कम एक अच्छी खबर आपने दी है कि थोड़ा उनको इंतजार करना होगा और ध्यान रखना होगा। प्रवीण जी, ऐसे प्रोजेक्ट की जब विवादों में फंस जाते हैं तो सरकार की मुश्किलें तो खड़ी हो रही हैं जैसा कि सत्येंद्र कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में विकल्प क्या रह जाते हैं? जहाँ तक कांग्रेस की विरोध का मामला है, साफ जाहिर है कि उसका जो नाम है उसको ही लेके विरोध शुरू हो गया होगा। लेकिन विकल्प यही है कि अब जो जैसा आपने कहा कि जिन लोगों ने पैसा निवेश किया है वहाँ पे उनके लिए मुश्किल ज़्यादा लग रही है, उनके लिए मुश्किल ज़्यादा लग रही है और उन्हीं को इस पर इंतजार करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जहाँ तक क्योंकि सरकार शामिल है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, इस पर पालन होगा तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगा, नजर रहेगी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रवीण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल विहार यानी रमन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ झाला जरूर है। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी जमा की आखिर उसका क्या होगा? ऐसे लोगों को न्याय की दरकार रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।